अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेसीज इंस्टीट्यूट। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए कि आपको पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में जो पोस्ट आई थी उनके इंटरव्यूज जो है ना वो एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट मंथ में। तो उस हवाले से हमने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की अपने बहुत ही मोहतरम और स्टीम्ड जो है ना वो मेंबर को, जो आए और यहाँ पर जो है ना वो उन्होंने कुछ गाइडेंस देनी है आपको, जो कि मिस्टर एम तैमूर चौधरी साहब हैं, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं न्यूजीलैंड से। और उनका इंट्रोडक्शन मैं समझता हूँ कि वो खुद ही दे सकते हैं। मैं तो इतना वो नहीं हूँ कि कहा जा सकता है कि मैं उनका इंट्रोडक्शन भी करवा सकूं। तो सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग अस। और प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं बच्चों को। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अलज़ी इंस्टीट्यूट और उसकी मैनेजमेंट का आज इस इंटरव्यू के लिए रब्ता करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है कि अगर मेरी वजह से हमारे पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको कोई गाइडेंस मिल सकती हो। स्टार्टिंग माय करियर बैक इन 2011 मैंने अपना फोरेंसिक साइंसेज में करियर स्टार्ट किया। बिफोर दैट भी प्रोफेशनली बेसिकली आई एम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, बट क्वालिफिकेशन वाइज I have a master's degree in pharmaceutics in the pharmacy. So forensic science इसको मैंने join किया as a forensic science and toxicology at Punjab Forensic Sciences back in 2011, and Alhamdulillah I have the privilege to start the forensic science at that time. I was a part of that team. So I worked there for more than 13 years till August 2024. इस दौरान I was uh, given an additional role of section in charge of the drug chemistry section, जिसको narcotics आम अल्फाज में भी कहते हैं। अब उसके बाद मुझे मौका मिला ओमान में मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करने का एज अ सिविल ऑफिसर, एंड आई वर्कड एज द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट देयर एज वेल फॉर लाइक मोर देन हाफ एन ईयर। फिर 2026 में अभी फरवरी में मुझे सिलेक्ट किया गया पीएचएफ साइंस में, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फोरेंसिक साइंस इन न्यूजीलैंड। इज अ क्राउन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द ओनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोरेंसिक केसेस देयर। इन द मीन टाइम जो मेरी थोड़ी सी अकम्पलिशमेंट में एक काबिल ज़िक्र अकम्पलिशमेंट वो डिप्लोमेट सर्टिफिकेशन थी इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एज अ डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। ये एक सर्टिफिकेशन चूँकि फ़ील्ड स्पेसिफ़िक है, इसलिए करियर की बूस्ट के लिए और अपनी सर्टिफिकेशन से ये मनवाने के लिए कि आप एक सर्टिफाइड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, दैट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। इंटरनेशनली इस चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट माय जर्नी, when I started my career as a forensic toxicologist, honestly, forensic sciences was very new at that time, and the modern forensic science अगर मैं कहूँ तो वो बहुत नई थी और अभी स्टार्ट होने वाली थी। एंड मैंने फार्मेसी की बेस पे, चूंकि फार्मेसी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज़ एलिजिबल टू बिकम अ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड फोरेंसिक ड्रग केमिस्ट एंड ट्रेस एनालिस्ट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एनालिस्ट एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए भी फार्मासिस्ट जो हैं वो उसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री है और कुछ और फील्ड्स भी हैं। उसके कुछ अर्सा के बाद आई रियलाइज दैट एक चीज़ के आप अगर किसी भी फील्ड में हैं और आपके साथ 20, 25, 30, 50, 100 लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, चाहे 2 भी और कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिशन में हैं, चूँकि आप एक ही जैसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सो यू नीड टू क्रिएट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और मेरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस डे 1 से जो मेरा फ़ोकस था, वो था कि अपने फोरेंसिक स्किल्स को और अपने प्रोफ़ेशनल स्किल्स को पॉलिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज़र लेना, चाहे उसके लिए मुझे खुद भी खर्च करना पड़े या उसके लिए मुझे कुछ स्ट्रगल भी करना पड़े। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया उस वक़्त। And I went abroad multiple times in the US, in in Europe as well. उसके अलावा सेंट्रल एशियन रीजन्स में भी गया, फिर जीसीसी में भी गया, और यूएस तो मल्टीपल टाइम गए उसमें अपनी कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, कुछ पेपर्स को प्रेजेंट करने के लिए और कुछ ट्रेनिंग्स के लिए भी जाना पड़ा। और ये बड़े एजाज़ की बात है कि मुझे अपनी अचीवमेंट की बेस पे सिलेक्ट किया गया। एक्सलेंट। और मेरा पैगाम भी यही है सबको कि आपकी जो स्ट्रगल है वो रुकनी नहीं चाहिए, एंड यू शुड कीप ऑन डूइंग दिस। अच्छा सर, इसमें ना जो इंटरव्यू टिप्स के हवाले से जो आज का हमारा मतलब मेन ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो मतलब उनको वो चीज़ नहीं मिलती।
कि फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है एक्चुअली, हम्म। इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर ये क्योंकि मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंशियल होती हैं, तो इसलिए उनके डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की चीज़ें बच्चों को अवेलेबल नहीं होती। और उनको राइट। वो इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन कि आपने अगर वहां पर जाना है तो करना क्या है और क्या माइंडसेट लेके जाना है। क्योंकि वहां पर हमारी जो मतलब एक एक जनरल मिसकंसेप्शन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, कि काम जी। नहीं होता, मतलब काम नहीं होता हम्म। तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी और काम नहीं होता। लेकिन एक्चुअली एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि इसमें हेक्टिक मेरे ख्याल में एक रूटीन है। तो आप थोड़ा सा इसकी जॉब बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन के बारे में, थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, कि ताकि बच्चे अपने माइंड को उस हवाले से प्रिपेयर करके जाएं इंटरव्यू में, और वहां पर उसके अकॉर्डिंग वहां पर जाके अपने आंसर्स दें। अच्छा, इसमें बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में पहली बात है, काम तो होता है। हर एक डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका ज़रूर अलग हो सकता है। जी बिल्कुल। जहाँ तक फोरेंसिक साइंसेज़ की बात है, फोरेंसिक साइंस दुनिया के किसी कोने में भी है, ये सबसे बिज़ीएस्ट डिपार्टमेंट है। जब तक आपके पास, आपके मुल्क में, आपकी सोसाइटी में इर्द-गिर्द कोई भी क्राइम है, चाहे वो किसी नौइयत का भी है, जब तक वो क्राइम्स अगर हो रहे हैं, तो फोरेंसिक जो है वो बिज़ी है और बहुत बिज़ी है। ये एक साइलेंट डिपार्टमेंट है, इसकी कहीं कोई प्रमोशन नहीं होती है और ना ये प्रमोशन करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ इनका काम जो है वो बोलता है। और यही सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान में जो पहली क्राउन एक फोरेंसिक साइंस एजेंसी का एजाज़ है, वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को है। और डे 1 से ही इसने अपना लोहा भी मनवाया है और लोगों को पता तब चला जब हाई प्रोफाइल केसेस को सामने आना शुरू हुए। तो उससे एक अंदाज़ा हो गया होगा लोगों में, एक अवेयरनेस उजागर हुई कि ये भी एक डिपार्टमेंट है और इसको भी टारगेट करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द सैलरीज़, लेकिन काम के हवाले से भी। दूसरी बात ये है कि ये पंजाब पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है बिल्कुल। और तकरीबन आधी पाकिस्तान की आबादी पंजाब में रहती है। और पंजाब के अंदर आबादी के तनासब से देखा जाए तो चूँकि आबादी ज़्यादा है तो क्राइम रेट भी ज़्यादा है। यहाँ पे चूँकि लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी ज़्यादा हैं, तो हर तरह की चीज़ भी यहाँ मौजूद है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की आप उसके जो प्रीव्यू है, जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएँ, ये वो दुनिया की दूसरी बड़ी लैब है ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑल फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 14 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, अच्छा। जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। और उन 14 डिपार्टमेंट्स को अगर हम उँगलियों पे गिना जाए, उसमें फिंगरप्रिंट एनालिसिस है, जिसमें ये जितने फिंगरप्रिंट्स हैं, चाहे वो आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जैसे कागज़ पे प्रिंट लगे हुए हैं या उँगलियों के निशान किसी ऐसी सरफेस पे लगे जो नज़र नहीं आते, वो हैं। और इसका भी आगे भी बहुत सी डिटेल्स हैं कि इसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पंजाब फोरेंसिक साइंसेज से साबित हुआ है, क्योंकि फिंगरप्रिंट का सिर्फ एनालिसिस नहीं, इसका डेटाबेस भी रखा जाता है। इटसेल्फ बहुत बड़ी ये कामयाबी है और इसमें बहुत बड़ा डेटाबेस मौजूद है। फिर सर फायर आर्म इसमें, एंड टूल मार्क्स हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें आपने एक बात की कि जो तकरीबन 12 से 14 डिपार्टमेंट्स मतलब के एक सेक्शंस हैं, या मतलब मेजर्स कह लें, आप डोमेन्स कह लें, कि इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब देखें, जी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जा रहा है, आप आपका जो है ना वो मतलब कि बैकग्राउंड है फार्मेसी का, एक बच्चा जा रहा है जिसका फूड का मिसाल के तौर पे हो सकता है, जिसका केमिस्ट्री का है, जिसका हो सकता है कि हुँ, जेनेटिक्स का है। तो ये एक्चुअली मिल हुँ। के सारे है, तो सारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, मतलब सब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ डिग्रीज ओके, के जो मतलब कैंडिडेट्स हैं, वो किस तरह मतलब के एडजस्ट होते हैं वहां पर। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि जो ओके। क्लाइंट एडजस्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और इससे बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएँगी। फोरेंसिक साइंस बेसिकली नाम है साइंस ऑफ कॉमन सेंस का। और फोरेंसिक साइंस की जो असल ट्रेनिंग है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग है। अच्छा। अब जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया में, खास तौर पर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके लिए बेसिक साइंसेस की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे मुल्क में कुछ कवानीन ऐसे हैं कि जिसमें अगर हम बेसिक साइंसेस लिख दें तो ये एक बहुत ही जनरल टर्म हो जाती है और रिक्रूटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतनी सूटेबल एक वो स्टेटमेंट बनता नहीं है। तो इसलिए फिर हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है स्पेसिफिकली कि कौन कौन सी डिग्रीज एलिजिबल हैं। और अथॉरिटीज़ ने यकीनन ऐसा किया और वक्त के साथ साथ ये चेंज भी होती हैं, इसमें एडिशंस भी होती रहती हैं। अब जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं उनको साइंस की बेसिक बैकग्राउंड तो पता होती है कि हम्म। साइंस है क्या, एविडेंस होता क्या है,
ठीक। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका बैचलर्स जो है वो करिकुलम सारा उनका इंग्लिश में मौजूद होता है, तो इंग्लिश पढ़ने से उनकी वो होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग भी सारी इंग्लिश में होनी है। हम्म। और असल इनकी 6 मंथ मिनिमम जो ट्रेनिंग है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी डिफरेंट फोरेंसिक साइंस के स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। अब सवाल ये उठता है कि इतने जो बेसिक साइंसेस के लोग हैं आप उनको लेके आते हैं, और तो फिर साइंसेस के ही लोग क्यों लेके आते हैं, आप आर्ट्स के लोग इसमें क्यों नहीं रख लेते हैं? बिल्कुल। और जो इतनी इतनी वास्ट बैकग्राउंड के लोग जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो कैसे फिट इन हो जाते हैं? जी। चूंकि इसमें ट्रेनिंग के दौरान और क्राइम सीन प्रोसेसिंग के दौरान आपके बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको आपने साइंटिफिकली प्रूव करना होता है। हम्म। उसमें कुछ कुछ जगहों पे मैथमेटिक्स भी आती है, स्टैटिस्टिक्स भी आती है, कुछ जगहों पे आपको केमिस्ट्री का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसमें फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं वो भी बड़े काम आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे होते हैं। मैं आपको मिसाल एक छोटी सी देता हूँ कि हम्म। आपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो क्राइम सीन से कलेक्ट करने हैं, वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर जो है वो फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट कर रहा है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। हम्म। तो उसको बाकायदा पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि फिंगरप्रिंट है क्या, उसकी नेचर क्या है, फिंगरप्रिंट बनता कैसे है, वो आता कैसे है, उसमें कौन-कौन से केमिकल्स हो सकते हैं, आप कौन-कौन से पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सर्फेसेज़ कौन-सी होती हैं, उनका उन पाउडर्स की क्या नेचर होती है। हम्म। तो ये जो केमिकल कंपोज़िशंस हैं उनकी और जो उनका साइंटिफिक नॉलेज है, वो एक साइंस के बैकग्राउंड के जो भी कैंडिडेट होगा, वो उसके लिए सूटेबल होगा। बिल्कुल। क्योंकि साइंस है वो मैट्रिक और एफएससी तो साइंस से पढ़ के आया होता है। जी जी। और आगे ग्रेजुएशन में मज़ीद उसने साइंस अपने तरीके से पढ़ी होती है। अब साइंस तो बेसिकली 3 ही है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है। ओके। अब इनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी। दैट्स व्हाई ये सारे जो लोग हैं, ये उसमें आसानी से फिट इन हो जाते हैं। ट्रेनिंग एक्चुअल ट्रेनिंग इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि पाकिस्तान में एज़ सच कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग तो है नहीं है फोरेंसिक साइंसेज़ की। और मैं आप सब लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता दूँ कि यूएस इस वक़्त फोरेंसिक साइंसेज़ में एक लीड कंट्री है। हमेशा से लीड कंट्री रहा है और अभी भी उसकी प्रोग्रेस सबसे आगे है। यूएस में एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो कंसिडर होता है फोरेंसिक साइंसेस का और उसमें स्पेशलिटी का। वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे फोरेंसिक इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी मैं लास्ट ईयर जब यूएस में इस कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मुझे वहाँ भी ये देखने को मिला कि इवन वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे फोरेंसिक इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो फोरेंसिक की लैब्स हैं, वो उनके ग्रेजुएट्स को प्रेफ़र नहीं कर रही जॉब्स के लिए। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि वो क्यों नहीं कर रहे प्रेफ़र जॉब के लिए? उनका ये कहना था कि चूँकि यूनिवर्सिटीज़ में जो फोरेंसिक स्किल्स के लोग हैं, वो उनके साथ कोलैबोरेशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। हम्म। इसकी वजह से जो उनके स्टूडेंट्स उनमें फोरेंसिक साइंसेज़ के स्किल्स डेवलप नहीं होती, सिर्फ़ डिग्री होती है। हम्म। तो अगर हमने उनको ज़ीरो से ट्रेन करना है और उनको बताना है कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होती है, एविडेंस क्या होता है, एविडेंस इंटेग्रिटी क्या होती है, तो अगर हमने उन्हीं को ज़ीरो से बताना है, तो फिर हम कंपैटिटिवली उन लोगों को क्यों ना रखें जो दूसरे बैकग्राउंड से हों और उनसे अच्छा नॉलेज भी रखते हों चीज़ों का और साइंसेज़ का, तो हमें फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए फ़ीपैक एक उनका इदारा है। हम्म। फ़ीपैक ने क्या किया कि उन्होंने भी ज़ोर दिया कि आप अपने पास कोई टेन्योर ट्रैक पे या आप कोई विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे क्राइम लैब के लोग भी हायर करें। और फिर यूनिवर्सिटीज़ ने ये करना शुरू किया और उनकी रजिस्ट्रेशन उन्होंने हम्म। लाइसेंसेस जो इस चीज़ से मशरूत कर दी कि आप वो लोग रखें। अब वो इतने इस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड हैं कि वो सिर्फ़ यूएस से नहीं बल्कि रिमोटली यूएस के बाहर से भी लोगों को ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए, प्रैक्टिकल के लिए वो हायर करते हैं, रिसर्चेज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। हम्म। आई वांट टू कोट हियर माय एग्जांपल। मैं अपने बारे में जानता हूँ, मुझे उम्मीद है कि और भी काफ़ी लोग कर रहे होंगे इस बारे में और ज़रूर इन कॉन्टैक्ट होंगे। आई एम सर्विंग एज़ वन ऑफ द रिसर्च सुपरवाइजर्स इन जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और उसके अलावा लिंकन यूनिवर्सिटी में। इन दोनों में मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं प्रैक्टिकली सुपरवाइज कर रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो उनके जो मेजर सुपरवाइजर्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, वो वहीं से हैं। And practically, I'm supervising them, giving them the tips and tricks about the practical application of forensic toxicology and the different fields जिसमें वो अपनी jobs कर रहे हैं. This is how the people from the different background they clearly fit in forensic science, especially in crime scene investigation. सर अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, वो ये कि जी, जो भी डिफरेंट जो बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, अगर जी, उनकी अपनी जो डिग्री है उसमें महारत है, मतलब उसको उन्होंने अच्छे से पढ़ा है,
और उसको बिल्कुल। एनालिटिकली वो अच्छे से जवाब दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोटोकॉल है जो उन्होंने अपनी लैब में पढ़ा हो, वो काम किया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्म। सिंपल से कुछ जैसे एक मेट्रोग्लिफ एनालिसिस है, उसके अलावा जो एक टेक्निक्स हैं कुछ आइडेंटिफाई करने की, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन पढ़ी हुई है, या मतलब कि कोई बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, उसके हवाले से उसने हम्म। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, तो मीन्स कि उसे साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स का एक पता होना चाहिए जो अपनी डिग्री से रेलेवेंट हो, ना कि ताकि उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग में आसानी हो, ट्रेन जो किया जाए उनको, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के ड्यूरिंग जो इन सर्विस बिल्कुल। को ट्रेन करेंगे, हम्म। उनको ट्रेन करने में आसानी हो। मैं जो आपकी बात से समझा, तो इसका मतलब जो मैं बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही था कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जा हम्म। रहा है और अगर वो जाता है और उससे, अब देखें कि एक फोरेंसिक साइंस, मैंने जैसे पहले भी बताया कि नहीं पता लोगों को कि वहां पर जॉब क्या है, कैसे करनी है, और ऑब्वियसली ये कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है, और इन जॉब सर्विसेज मतलब इन जॉब के दौरान जो है ना, वो अपनी सर्विस के दौरान उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर उनको वो चीजें हम्म। ना भी पता हो तो खैर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम चीज ये है कि अगर उनको अपनी डिग्री से रिलेटेड भी कुछ ना पता होगा, तो क्या आपको लगता है कि उनकी सिलेक्शन होगी? बिल्कुल। सर एक बात ये समझना चाहिए कि जब आप इंटरव्यू में इस तरह के जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरव्यू में जाते हैं, तो हम्म। इंटरव्यू पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनके आप स्पेसिफिकली आंसर कर सकते हो। बिल्कुल। और ये रैशनल भी है, बिल्कुल रैशनल भी है कि जब ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, हाँ अगर कोई एक ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो किसी यूनिवर्सिटी से, अभी कुछ यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में करवा भी रही है फोरेंसिक साइंसेज में, डिग्री ऑफ फोरेंसिक साइंसेज इटसेल्फ एलिजिबल भी है डिफरेंट पोस्ट के लिए, हम्म। वो फोरेंसिक साइंसेज का स्टूडेंट है और वो फोरेंसिक के बेसिक क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि उसने, उसकी डिग्री में वो एक्सेप्शनल क्वालिटी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं फोरेंसिक साइंसेज के बंदे से। अच्छा, अब कोई एग्रीकल्चर का आ जाता है हम्म। या कोई केमिस्ट्री का बंदा आ जाता है वहां पे, तो एटलीस्ट उसको अपनी केमिस्ट्री और अपनी एग्रीकल्चर साइंसेज के बारे के बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता कि इंटरव्यू में आप किसी से बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ लें। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन सम सिनेरियोज, हम्म। इंटरव्यू पैनल के अंदर एक बंदा बैठा है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट है, बिल्कुल। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको पता है, हम्म। या उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो एक्सपर्ट है, उसकी डिग्री उसमें थी और उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ आके तो एनालिटिकल में हो ही जाता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और एक कैंडिडेट आ जाता है और वो अपनी पीएचडी की डिग्री या अपना एमफिल का थीसिस हाथ उठा के ले आता है जी। ये आमतौर पे इंटरव्यूज में लोग ये गलती करते हैं कि हम्म। अपने थीसिस साथ लेके आ जाते हैं, हम्म। और वो कहता है जी मेरा काम एनालिटिकल केमिस्ट्री पे है कि मैंने ये मेथड बनाया और ये किया और उसका ये फ़ायदा था और मैंने ये चीज़ की डिटेक्शन की और उसका ये फ़ायदा था, ये सस्ता था, ये रिलायबल था, ये रोबस्ट था, ये अच्छा था और ऐसा था और ये मेरे रिजल्ट्स थे। हम्म। अब यहाँ पे आके उसने अपने लिए फोरम ओपन कर दिया कि अब आप मुझसे मेरी एक्सपर्टीज के क्वेश्चंस पूछें। ये हम्म। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन ये आपके रिप्लाईज पे डिपेंड करता है कि आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। आप जवाब में ऐड तब करें जब आप उससे आगे उस चेन को बर्दाश्त कर सकते हो। आमतौर पे चेन वहीं से चल पड़ती है जब इसे हम आपको कहते नया हैं जवाब अंदर दे देते हैं सर, अनएक्सपेक्टेड। इसकी जब हम ट्रेनिंग करवाते हैं ना इंटरव्यू सेशंस के, तो इसे हम कहते हैं जो काउंटर क्वेश्चंस कहते हैं, और इनको मैं कहता हूँ कि बॉक्सिंग मॉडल। एग्जैक्टली। मतलब आपने एक बॉक्सिंग मॉडल के यप। दौरान आप वो जो है ना, मतलब इतना अगले बंदे को जो है ना वो मारें कि वो जब आपको बैक में मारे तो फिर आप यस। बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली। सो उसमें फिर आपके वो क्वेश्चन, अब हम एक्सपेक्ट नहीं करता, कोई भी इंटरव्यू पैनल एक्सेप्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि वो जवाब दे। यूजुअली इंटरव्यू पैनल के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बिल्कुल। जैसे सेम डिग्री के जो लोग होते हैं उनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो कंपैरिजन के लिए रिपीट यूजुअली होते हैं कि ये पहले कैंडिडेट के मुकाबले में ये नया कैंडिडेट कितना जानता है और कितना कॉन्फिडेंट है और ये कितनी बात ठीक कर रहा है और हम्म। कितने कॉन्फिडेंस से कर रहा है, और काउंटर क्वेश्चन जो उसके बाद जनरेट होते हैं उन काउंटर क्वेश्चन कैसे वो ठीक कर रहा लीड है। कर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब जो लोग अपना थीसिस उठा के साथ ले जाएं और हम्म। जाते ही अपने थीसिस की किस्से कहानियां पढ़ने शुरू कर दें, हम्म। और अगर कोई उनसे वो उनका थीसिस मांग ले, उन्हें उन्हें तो नहीं पता कि इंटरव्यू पैनल में कौन किस चीज का एक्सपर्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर वो उनके थीसिस से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे और वो अपने थीसिस को ही वो डिफेंड ना कर पाए, तो फिर सर तो इसमें ना एक क्वेश्चन हो जाता है ना। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, इसमें यह है कि जो भी हमारे पास इंटरव्यू सेशन के लिए बच्चे आते हैं ना, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो हम्म। उनमें जब एमफिल का या एमएस का कोई भी स्टूडेंट आता है और उसका उसकी फॉर एग्जाम्पल थीसिस है, ऑब्वियसली उसने इंट्रोडक्शन में तो बताना है कि मैंने एमफिल या कुछ इस तरह का किया हुआ है। तो जब वो बताना है तो ऑब्वियसली उसने टाइटल भी बता देना है। तो मैं उनको स्टूडेंट्स को बिल्कुल कहता, ठीक। जैसे आपने शुरू में कहा ना थोड़ी देर पहले कि
कि जितना आपसे पूछा जाए आपने उतना बताना है, और वो बताना है जो अगर आपको लगे कि इसमें से फिर सवाल होंगे, फिर सवालों के भी जवाब आपको पता होना चाहिए, और फिर जवाबों के भी जो सवाल बनेंगे फिर भी आपको उनका पता होना चाहिए। तो अब मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको मैं पहले बता देता हूँ कि देखें, आपका टाइटल ये है। अब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल वीट पे ओके। काम किया हुआ है, तो मुझे आप ये बताएं कि वीट की कौन सी स्टेज के ऊपर ये डिजीज इफेक्ट करती है, उसे नहीं पता होता। अच्छा, बिल्कुल। चलिए शुगर कैन है, शुगर कैन तो आपने कर लिया, आपने इसकी विस्कोसिटी देख ली, ये देख लिया। अच्छा, आप ये बताएं कि इस रिसर्च को जो आपने की, अगर किसी फार्मर को बताना हो कि मैंने ये किया था, तो फिर आप कैसे बताएंगे? सिंपल वे में कैसे बताएंगे? किसी को नहीं बताना आता। अच्छा, तीसरी चीज जो उसमें आपने शुरू में स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात की थी, कि जो कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जो एमएससी में स्टैटिस्टिकल टूल्स, अब तो मतलब कि पाइथन और बहुत ही एडवांस लेवल का आर लेवल पे जा रहे हैं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हम्म। हवाले से। तो इस हवाले से जब उनसे कुछ पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरसीबीटी एंड सीआरडी, उनको ये नहीं पता होता। ठीक है, अगर थोड़ा सा इन बिल्कुल डेप्थ ठीक। लेते हैं, इवन कि ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछ लें, उनको नहीं पता होता। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं जो है ना वो एग्री करूंगा कि देखें, जो चीज आपकी अपनी है, जिसपे आपने 2 साल लगाए, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको ना आया, तो फिर तो मतलब बंदा बिल्कुल। ना ही समझे ना, सीधी सी बात है। य- यही वजह होती है कि सम टाइम बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ये एक एक बात इनको समझने की ज़रूरत है कि आप जब इंटरव्यू में आते हैं तो वहाँ पे एग्जाम का स्कोर आपका क्वालिटेटिव होता है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होता, आपके स्कोर में काउंट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। वो अगर किसी ने को 90 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 100 और उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो फिर भी ये रौला डालना शुरू कर देते हैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, मेरा स्कोर सबसे ज्यादा था और फिर भी जी रखा नहीं गया। सर, इसमें ना एक क्वेश्चन इनको मैं आपसे पूछना मार्किंग। चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये था कि जी। ना, बच्चे जो नॉर्मली आते हैं ना, बच्चों का माइंडसेट पता क्या है? माइंडसेट ये है कि हम्म। मैंने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, नंबर बहुत अच्छे आने हैं, और इंटरव्यू की बिल्कुल तैयारी नहीं करते, मतलब इंटरव्यू को तो सीरियस ही नहीं लेते। एक दफा ना हम पॉडकास्ट बिल्कुल। कर रहे थे इसी तरह, यूट्यूब पे पड़ी हुई हमारी ना, हमारे स्टूडेंट हैं इधर सिंध में, जो आजकल म्यूनसिपल ऑफिसर हैं, तो और ही एक स्टूडेंट थी हमारी, थी जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो वो उनको होस्ट कर रही थी। तो उन्होंने बीच में, एक और हमारे स्टूडेंट बैठे हुए थे जो कि आजकल इसमें है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना एक हम्म। एक्सपीरियंस शेयर किया कि देखिए, मैं ना इंटरव्यू में बैठा हुआ था, तो मैंने सब कुछ पढ़ा, तैयारी की, जीके जैसे पूछते हैं, आपको पता है इस्लामियात, इस तरह करंट अफेयर्स की चीजें, तो वो मैंने सारी तैयार की हुई थी। कहते जब मैं बैठा ना इंटरव्यू में, तो इंटरव्यूअर ने ना एंड पे मुझसे कहा, कहते कि यार आपने तैयारी नहीं करते आप लोग इंटरव्यू की। तो कहते मैं सोच रहा था उस वक्त कि मैंने तैयारी तो पूरी की है। तो बाद में उनको पता हम्म। चला कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तैयारी की है, तो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, आप कैसे जवाब दे रहे हैं उन चीजों का, तो वो चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो हम्म। सर, इस हवाले से मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपका जी। कोई एक्सपीरियंस हो इस तरह का, मतलब आप, मतलब एक होता है हम्म। ना कि बंदा जब स्ट्रगल फेज में होता है, तो मैं मिसाल के तौर पे बिल्कुल। सोचता हूँ कि मेरा ये इंटरव्यू, अगर यार ये आंसर मैंने ऐसे दिया होता, तो इस तरह हो जाना था। हम्म। और फिर मैं सक्सेसफुल रहा किसी ऐसे इंटरव्यू में जहां पर मुझे लग रहा था कि नहीं होना, लेकिन मैंने ये काम इस तरह कर दिया तो हो गया। तो कोई ऐसी बात, ओके। ताकि बच्चों को मजीद गाइडेंस के हवाले से प्लीज। मेरे पास इससे रिलेटेड एक नहीं को हजारों मिसालें हैं, और मैंने अपने इंटरव्यू से और अपने एक्सपोजर से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा। मेरा पहला इंटरव्यू जो गवर्नमेंट लेवल पे कहीं पे हुआ वो सन 2010-11 में पीपीएससी का इंटरव्यू था। और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर की सीट्स के लिए अप्लाई किया, अच्छा। और मेरिट में मेरा बहुत अच्छा नंबर भी था। लेकिन मैंने इंटरव्यू तैयार नहीं किया, हम्म। बिकॉज अभी मैं ग्रेजुएट हुआ था और अभी नया नया आया था, और टेस्ट बड़ा बहुत सारे लोग compete कर रहे थे, हजारों लोगों में से आपके टॉप 50 में मेरा नंबर था। माशा। और सीट्स मोर देन 100 थी। तो हम्म। मुझे ये लग रहा था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। एनी हाउ, ये मेरी एक मिसकंसेप्शन थी। हम्म। मैंने इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं किया। मेरा इंटरव्यू जब हुआ उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस तो हुए, क्योंकि उसके पैनल के अंदर दो टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। उनको तो मैंने रिप्लाई किया किया जिस तरह से, लेकिन मुझसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के क्वेश्चंस हुए मैं वहां पे चूक गया। अब मुझसे उसमें से एक क्वेश्चन था जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरा क्वेश्चन ये था, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि अगर आपको मौका मिले हम्म। डेस्क जॉब करने की, लाइक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, और हम्म। दूसरा मौका मिले आपको ड्रग इंस्पेक्टर की, तो हम्म। आप किसको चूज करेंगे? हम्म। अब चूंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं था,
बिल्कुल। और मैं अपने तौर पे एंथुसिस्ट था कि मैंने एक चेंज लेके आना है और इन चीज़ों को बेहतर करना है, तो मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव आंसर दिया था, लेकिन मेरा एक चूंकि अब्रप्ट आंसर था, हम्म। मैंने सीधा जवाब दे दिया, जी मैं ड्रग इंस्पेक्टर को चूज करूंगा। हम्म। उन्होंने कहा जी ठीक है जाए। अच्छा, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद जब मैंने अपने पूरे इंटरव्यू को एनालाइज किया, मतलब आई वाज अ टॉपर इन माय क्लास, मेरा एक सिल्वर मेडल भी था वहाँ पे अपने सेशन में। मेरा एकेडमिक करियर बहुत अच्छा था, मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे नाम था, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स थे, हर चीज़ अवेलेबल थी। बट हम्म। आई थॉट कि ये क्वेश्चन था जिसने मैंने मार खा ली, और वहाँ पे मैंने अब्रप्टली बता दिया कि मैं ये करूँगा। जबकि मेरा जवाब ये होना चाहिए था कि मेरे मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं डेस्क जॉब पे हूँ, ये मुझे गवर्नमेंट जिस चीज़ के हम्म। लिए सूटेबल समझेगी, आई बिलीव दैट आई एम एबल टू परफॉर्म दैट टास्क। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ना, ये अच्छा, तो आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बात नहीं पूरी करें प्लीज। अब ये एक मिसाल ये हुई, मैंने उस इंटरव्यू से सीखा, उसके बाद फिर मेरा फोरेंसिक साइंसेज में इंटरव्यू हुआ। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तो इतना सख्त कोई क्वेश्चन था नहीं, लेकिन उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस हुए। हम्म। आई स्टार्टेड विद लाइक मेरे 2-3 क्वेश्चन टेक्निकल थे, वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड थे, चूंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था, मेरा इंटरेस्ट फार्मास्यूटिक्स में था, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन पे था, तो मैं उसका आंसर नहीं कर सका, कुछ एंटीडोट्स के आंसर्स नहीं कर सका। हम्म। 3-4 क्वेश्चन बहुत बुरे गए। हम्म। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस आई, 8 से 10 क्वेश्चन जो थे, जो कि मेरे इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे, और उनके आंसर्स मैं अब्रप्टली जो एड्रेस करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, और बिल्कुल ठीक आंसर दिए जा रहा था। हम्म। और उसके मैं समझता हूँ कि वो एक मेरा, और जब मैं वहां से निकला था इंटरव्यू से, तो मुझे पता था कि यार ये मेरे क्वेश्चन पिन पॉइंट 100% है, एटलीस्ट ये मेरी एक्सपर्टीज को जाहिर करते हैं। हम्म। तीसरा, मैं भी एक नेशनल लेवल के इंटरव्यू में अपीयर हुआ। हम्म। टेक्निकल क्वेश्चंस बड़े अच्छे से फेस किए, लेकिन उसमें बड़ा वियर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन आ गया कि अगर कभी आपको, अब मैं आपको ये मिसाल, ये क्वेश्चन, मैं बात मेरे जहन से निकल ना जाए, ये मैं अभी यहाँ पे जरूर इसको मेंशन करना चाहूंगा। जी जी। उन्होंने कहा, अगर कभी आपको एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम्म। आप चूंकि एक बड़े ही पर्सनल और हाई प्रोफाइल केसेस पे काम कर रहे हैं, हम्म। और आपसे ये कहा जाए, आपका जो सुपरवाइजर है, या आपका जो इंचार्ज है, हम्म। या आपका जो भी हायर ऑफिशियल है, वो ये आपसे कहे कि ये रिपोर्ट तुम चेंज कर दो या इसको तुम बदल दो, तो आपका क्या जवाब होगा? हम्म। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझसे कोई इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल इंटरव्यूज में भी अपीयर हुआ, लेकिन मुझे हम्म। वहां पे ऐसे कभी क्वेश्चन का सामना नहीं करना पड़ा। हम्म। तो मेरे लिए एक बहुत ही एक वियर्ड सिचुएशन क्रिएट होगी कि मैं अब इसको क्या कहूँ। अगर मैं इसको कहता हूँ जी मैं चेंज कर दूंगा, तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरी इंटेग्रिटी पे आएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही बच्चों है। के लिए इफ बिल्कुल ऐसा ही पहला ये इम्पोर्टेंट, फोरेंसिक साइंसेस का कोई भी फील्ड हो, उसमें जो पहला इंटरव्यू में आपकी चीज की जो जांच होगी, वो वो इंटेग्रिटी। आपकी इंटेग्रिटी की जांच होगी। ये मस्ट चीज है, और आपकी सबसे पहली जो ट्रेनिंग होगी, वो हम्म। आपकी इंटेग्रिटी पे ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है? तो आपकी इंटेग्रिटी, अच्छा, अब आप अगर इंटेग्रल नहीं है, या आप रूटीन में भी ऐसा लोगों के साथ कुछ छोटी मोटी दगाबाजियां करते हैं, या उनके मजाक मजाक में कुछ ऐसा करते हैं, है। तो वहां पे जो क्वेश्चन आएगा, तो वो इतना तेज वो वक्त गुजर रहा होता है कि आप वहां पे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा करके जाहिर करूं। नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं वो है। आपका जुबान और वो जिस्म साथ ही नहीं देगा। बिल्कुल ऐसा। तो ये 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जिसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और इसको फेस कैसे करना है। हम्म। तो इसको फेस करने का तरीका ये है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हम्म। उसका अब्रप्टली जवाब देने के बजाय यू शुड टेक अ पॉज। हम्म। आप सिचुएशन को एनालाइज करें, ये अपने इस चीज पे काम करें, सिचुएशन को एनालाइज करें कि सिचुएशन है क्या, और क्वेश्चन है क्या, उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि वो पूछना क्या चाह रहा है। नहीं समझ आता, आप उसे दोबारा पूछ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी दफा पूछ के आप उसको, आपको वक्त भी मिल जाएगा थोड़ा सोचने का, और फिर आप उसका जवाब दें उस सिचुएशन के मुताबिक, उस एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन के मुताबिक वो क्या है, कीपिंग इन माइंड कि आपकी इंटेग्रिटी यहाँ पे क्वेश्चन हो रही है, और आपका एटीट्यूड यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और उतना जवाब दें जितना पूछा गया है। हम्म। लंबी लंबी कहानी और वजाहतें देने की वहां जरूरत नहीं है, वजाहत तो वो मांगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर इंटेग्रिटी इंटेग्रिटी नहीं है तो भी मसला है, अगर आप अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को जो है ना वो जवाब देते हैं तो ऑब्वियसली फिर भी मसला है। तो यू विल हैव टू ये क्वेश्चन बी। मैंने इसलिए बताया ताकि ये लोग इस तरह के क्वेश्चंस पे आप एआई के थ्रू के जरिए, और अपने बाकी लोगों के साथ डिस्कशन में इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस बिल्कुल करें, ताकि आप एक बेटर आंसर के साथ जाएं, सर, कि ऐसा होता जिसमें है। आपका आंसर कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए, और आप दोनों तरफ से अच्छा प्ले कर रहे हैं, एक पॉजिटिव, टू इसे हम कीप द कहते हैं, डोर्स ओपन। सर इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। जब हम मतलब पढ़ा रहे होते हैं ना बच्चों को,
मतलब ग्रेट। हमारा जब कुछ ऐसी चीजें होती है, जब इंटरव्यू सेशंस में बच्चे आते हैं ना, तो उनको हम तीन तरह जो है ना वो मतलब गाइड करते हैं। एक ये होता है कि आपने हम्म। पर्सनल आपको कितना पता है अपने बारे में, जो भी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप टैक्सिकोलॉजिस्ट हैं, तो अब एक बंदा आपसे सिर्फ यही पूछ ले ना कि व्हाट इज टैक्सिकोलॉजी, तो अगर बंदा उसे ही जस्टिफाई ना कर पाया तो बात ही खत्म हो जाती है वहां पर, मतलब वो कहता है चले जी जाए घर जाए। दूसरा जो डोमेन होता है इसमें होता है ओके। कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो इन डेप्थ, मतलब जो भी है आपको, ऑब्वियसली आपकी डिग्री है तो बंदे को पता होना चाहिए। तीसरा जो इसमें हम्म। होता है क्वेश्चन, जैसे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था आपने अभी आंसर दे दिया उसका, सिचुएशनल क्वेश्चंस का, कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि आपको वहां पर सोचना पड़ जाता है, तो सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है, आपने क्या एक साइड लेनी है या दोनों साइडें लेनी है, या क्या करना है, या दरमियान में रहना है, या किस तरह मतलब आप मैनेज करेंगे। तो सर ये जैसे आपने हम्म। मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि अगर आप अपने मामलात में भी अगर आप एहतियात नहीं बरतते, तो वहां पर भी जो है ना वो आपका, आपकी जुबान और आपका जो माइंड है वो साथ नहीं देंगे। तो इन 100%। इन 100%। चीजों, जी जी जी। मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ, इस सिचुएशनल क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल देता हूँ मजीद जो मैंने फेस किए, हम्म, ताकि थोड़े इनको पता चल जाए कि क्या एक वर्सेटैलिटी इसमें हो सकती है। जी अब कुछ ऐसे सब दुनिया में अब जितने इंटरनेशनल इंटरव्यूज होते हैं, वो सारे इंटरव्यूज जो होते हैं वो बिहेवियरल बेस होते हैं, आपका बिहेवियर चेक करने के लिए होते हैं, वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसा, इंटरनेशनली ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा। और यकीनी तौर पे ये पैनल पे डिपेंड करता है, अगर आपके पैनल में ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लोग बड़े बैठे हैं तो वो आपका बिहेवियर ही देखेंगे। बिहेवियर देखेंगे। अगर कोई टेक्निकल लोग एक दो बैठे होंगे तो वो आपसे एक आध सवाल टेक्निकल कर लेंगे, ज्यादा नहीं होगा। हम्म, अब उसमें क्या बिहेवियर क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक एक जॉब आपको असाइन कर दी गई है विद टारगेट्स, कि आपके ये टारगेट्स इनको आपने मीट करना है। हम्म, फर्ज किया आप अपने टारगेट के करीब हैं, और एंड टाइम पे आपका जो सुपरवाइजर या मैनेजर है या ऑफिसर है वो आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे देता है। हम्म, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? अच्छा, दूसरा, आप काम कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट में बैठे हैं, और आप वहाँ लोग काम करते हैं, इंसान होते हैं साथ, आपस में कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल हो। बिल्कुल ऐसा। अगर आपका किसी कोलीग से कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, हम्म, तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा। तीसरा, अगर आपसे ये क्वेश्चन लाजमी होगा किसी ना किसी स्टूडेंट से, पक्की बात है। आप काम कर रहे हैं और हम्म, काम के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है, हाँ बिल्कुल। जिसमें आपका कोई ना कोई केस इफेक्ट हो रहा है या कोई और चीज इफेक्ट हो रही है, या आपसे कोई इक्विपमेंट पे प्रॉब्लम आ गया है, आपसे कोई गलती हो जाती है, व्हाट यू विल डू? आप उसको हाइड कर लेंगे कि चले आप, कौन सा किसी को पता चलेगा, कोई और देखेगा, एक्सपर्ट देखेगा तो इसको ठीक कर देगा, या आप वो किसी को अपने कोलीग से डिस्कस करेंगे, या हम्म, आप वो सोशल मीडिया पे लोगों से जो है वो अपने किसी ग्रुप्स के अंदर या टेक्निकल ग्रुप्स में किसी से आप हेल्प लेंगे कि ये गलती होगी तो उसको कैसे ठीक किया जाए, या आप अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को इमीडिएटली बताएंगे, हम्म, या क्या करेंगे? बिल्कुल ये भी आपकी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी को चेक करता है कि, और फोरेंसिक साइंस में ये रूल है कि आपने कुछ छुपाना नहीं है। बिल्कुल ऐसा। जिसको ये समझ आ गया वो ठीक है, हम्म, क्योंकि गलती, फोरेंसिक साइंस ये इस चीज को मानती है और इस चीज को अंडरस्टैंड करती है कि जब ह्यूमंस काम करते हैं, ह्यूमन से गलतियां, मिस्टेक्स गलतियां होती होती हैं। हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको ठीक करने का एक काउंटर भी फोरेंसिक साइंसेज में मौजूद है जिसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस। और अभी जो करंट आपके डायरेक्टर जनरल है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, ही इज अ बिग नेम इन क्वालिटी एश्योरेंस, और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में। और क्वालिटी एश्योरेंस ही आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है कि हाँ, ये गलती किसी बंदे से हुई, किसी और से भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा। तो अब इस गलती का रूट कॉज क्या था, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसका इम्पैक्ट करंट वर्क पे क्या है, उसका इम्पैक्ट पिछले काम पे क्या है, इसमें थोड़ा वक्त लगता है इसको सॉर्ट करने में, लेकिन उसके बाद आप यू कम अप विद अ फाइनल प्लान कि हम ये काम करें तो ये गलती दोबारा नहीं होगी। ये क्वेश्चन लाजमी किसी न किसी से जरूर होगा, बिल्कुल ऐसा। इंटेग्रिटी का भी क्वेश्चन होगा और ये भी लाजमी होगा। क्योंकि सर अगर देखें ना कि अगर गलती को उसी वक्त हैंडल नहीं किया जाता, मैनेज नहीं किया जाता, छुपाया जाए, वो तो बढ़ता जाएगा। जैसे झूठ होता है तो झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है, तो इसी तरह गलती पे गलती बिल्कुल। होती है, गलती पे गलती, और फिर सिस्टम ही सारा खराब हो जाता है। और तो सर फोरेंसिक में का मसला ये है कि यहाँ पे गलतियां सारी ट्रेसेबल हैं। बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल उन्होंने सिस्टम एक बनाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बच्चे जो है ना वो बहुत सारे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में ना हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, और क्योंकि बार बार आते रहते हैं इंटरव्यूज,
तो इसलिए मैंने समझा कि इस पे एक हम्म, कम्प्रिहेंसिव जो है ना वो एक हमारी पॉडकास्ट होनी चाहिए, जिसमें जो है ना वो हमारे कोई भी एक्सपर्ट जैसे आप जो है ना वो आके बच्चों को बताएं, रहनुमाई करें। और मैं समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फायदा होगा और अपने इंटरव्यूज़ को जो है ना वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बिल्कुल ठीक। और अब इजाज़त चाहेंगे आपसे, आपका बहुत ही कीमती टाइम हमने आपसे लिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।